तो आज हम पढ़ेंगे जैसे हमने जो पहला चैप्टर अपना स्टार्ट किया था 10th क्लास की एसएसटी में, जो हमारा भूगोल वाले बुक है उसका पहला चैप्टर था संसाधन और विकास। तो इसी चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। पहला चैप्टर हमने आधा चैप्टर पढ़ लिया था, यानी हमने जाना है संसाधन किसे कहते हैं, क्या होता है और कितने प्रकार के इसका वर्गीकरण हम लोग कर सकते हैं। तो उसी में हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। भू संसाधन क्या होता है। तो संसाधन को हमने जाना, या संसाधन की जो सीधी सी परिभाषा क्या थी कि प्रकृति में विद्यमान सभी वो चीज़ें जिसका मनुष्य क्या करता है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जिसका इस्तेमाल करे, वो सभी क्या होती हैं, संसाधन कहलाते हैं। तो इसी में आगे चलते हैं। हम लोगों ने अब तक देखा था कि संसाधनों का विकास था, नियोजन था, संरक्षण हम लोगों ने इसके बारे में देख लिया था। आगे चलते हैं भूमि संसाधन क्या होता है और भू संसाधन किसे कहते हैं। भू संसाधन, तो भू से हम सीधा आते हैं, भू मतलब भूमि और संसाधन मतलब भूमि से प्राप्त होने वाले वे सभी संसाधन जिसका मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए इस्तेमाल करता है, अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करता है, उसको क्या होते हैं, भू संसाधन कहलाते हैं। तो अगर हम धरती पर सबसे पहले हम धरती पर बात करते हैं कि धरती पर भूमि जो हमारी है यानी कि धरातल जो है, उस धरातल पर किस प्रकार का हमारे पास जो उच्चावच मिलता है या फिर जो विविधताएँ मिलती हैं, धरातल की जो विविधताएँ हैं वो किस तरीके की होती हैं। तो इसमें जो है जो हमारा 43% कहते हैं मैदानी क्षेत्र है। 43% क्या है, मैदानी क्षेत्र यानी कि प्लेन भूमि, ना तो यहाँ पर पठार है, ना पर्वत है, ना ही रेगिस्तान है और ना ही पठार है। तो ये जो क्षेत्र होता है उसको मैदानी क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि ये पहाड़ों से निकलने वाली नदियों के निक्षेपों द्वारा अवसाद जो लाया जाता है उसके द्वारा निर्मित होता है। इसके बाद हमारे पास 30% पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत है हमारे पास, और बचे हुआ 27% हमारे पास क्या है, पठारी क्षेत्र है। तो पर्वत को हम पता ही है पर्वत क्या होता है, हिमालय पर्वत हमारे पास इतना बड़ा पर्वत खड़ा हुआ है, पठारी क्षेत्र है। तो हर देखो हम मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं तो मैदानी क्षेत्रों में मिलने वाले भूमि के संसाधन अलग होते हैं और पठारी क्षेत्रों में कुछ अलग प्रकार के संसाधन मिलते हैं और पठारी क्षेत्रों में हमें अलग संसाधन मिलते हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास कलाकृतियाँ होती हैं, उच्चावच होता है, जैसा हमारे पास धरातल है, उसी प्रकार की वहाँ से जो हमें संसाधन प्राप्त होते हैं। तो इनमें जो प्रमुख रूप से अगर हम देख सकते हैं कि भूमि का प्रयोग हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, तो वही संसाधन होगा भू संसाधन, यानी भूमि का संसाधन होना या भूमि किस प्रकार से हमारे लिए संसाधन है तभी होगी, क्योंकि जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो हम जिन जिन रूपों में जिन जिन तरीक़ों से पृथ्वी का या अपनी भूमि का जो इस्तेमाल करते हैं वो सभी क्या होगा, भूमि संसाधन या भू संसाधन कहलाएंगे। सबसे पहला कृषि। तो मनुष्य अपना भोजन जो है या तो जानवरों पर निर्भर करता है, जानवरों पर तो ज़्यादा निर्भर नहीं करता, बेसिकली सबसे ज़्यादा निर्भर किस पर है, पेड़ पौधे और कृषि पर। तो जो कृषि होती है यानी कि फसल का उगाना, फसलों को उगाना, खाना पीना, उसका व्यापार करना, ये सभी क्या है, कृषि में आता है, जो मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक और भोजन की पूर्ति करने के लिए करता है। उसके बाद आवास। अगर मनुष्य का जीवन है, मनुष्य को जिंदा रहना है, जीवित रहना है, तो उसे रहने के लिए जो घर चाहिए वो भी कहाँ मिलेगा, भूमि पर बनेगा। तो एक आवास हो गया। खनन, यानी कि पृथ्वी के अंदर, हमारी धरती के अंदर, भूमि के अंदर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, तो इस खनिजों को निकालने के लिए पृथ्वी का खनन करना पड़ता है और खनिजों की खुदाई होती है और उसमें से खनिज प्राप्त करते हैं। उद्योग, देखिए उसके बाद क्या है कि कच्चा माल जो भी होगा उद्योगों के लिए, उद्योग जितने भी उद्योग लगाए जाएंगे उन सबके लिए कच्चा माल की जो पूर्ति होगी वो भी कहाँ से होगी, भूमि से ही मिलते हैं। उसके बाद साथ ही साथ मनुष्य रहता है, अपने साथ जानवरों को रखता है, उन जानवरों को खाने पीने के लिए जो चारा चाहिए, जो घास फूस जो भी चीज़ें होती हैं उस समय काम मिलती हैं, भूमि से ही प्राप्त होती हैं। ये तो तरीके हो गए कि भूमि का उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये तरीके थे, कृषि है, चरागाह है, खनन है, आवास है, खनिज है। तो ये सारी चीज़ ज़रूरतें हैं जो जिस रूप में मनुष्य पृथ्वी का इस्तेमाल कर लेता है। उसके बाद चलते हैं भूमि उपयोग प्रभावित करने वाले, भूमि के उपयोगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो हमारी पृथ्वी का हमारी जो भूमि है उसके उपयोग को अलग अलग तरीके से लाएंगे। जैसे कहा कि ये मैदानी क्षेत्र है या पठारी क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र, तो उनके जो खनिज मिलने वाले हैं इनका जो उपयोग करना है वो किस प्रकार से अलग अलग रूप से होगा। तो उसमें था भौतिक कारक। भौतिक कारक यानी कि जो हमने बनाया नहीं है, मतलब जो प्रकृति द्वारा अपने आप बनता चला आया है। जैसे भूमि की ढाल, भूमि की बनावट कैसी है, भूमि ढलान है या समतल है, किस प्रकार की भूमि
हैं, तो जिस प्रकार की भूमि का आकार होगा या ढलान में होगी तो उस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर कृषि कार्य के लिए बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि पानी का रोकना और फिर मिट्टी को कटने से रोकना, ये सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब मिट्टी का आवरण कैसा है, उसके बाद मिट्टी किस प्रकार की है, जलोढ़ मिट्टी है या पर्वतीय मिट्टी है या लेटराइट मिट्टी है या काली मिट्टी, तो जिस प्रकार की मिट्टी होगी उसी प्रकार की उसमें खनिज कृषि की जाएगी। अगला, शैलों की प्रकृति कैसी है, और जिस प्रकार से शैलों की प्रकृति होगी उसी प्रकार से उसमें खनिजों की मात्रा पाई जाती है। जिस प्रकार से खनिज होगी उसी प्रकार की वो उपयोगिता उसकी ज़्यादा होगी। भूमिगत जल की उपस्थिति किस प्रकार की, सबसे मेन चीज़ और कि भूमिगत जल किस प्रकार का, तो भूमिगत जल थोड़ा उसका स्तर अगर अच्छा होगा, जल्दी भूमिगत जल मिल जाएगा तो हमें वहाँ पर खेती करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर भूमिगत जल वहाँ पर बहुत ज़्यादा नीचा है तो वहाँ पर बहुत समस्या हो जाती है कृषि को लेकर, तो उस पूरे क्षेत्र में ही जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक कारक कौन कौन से होते हैं, तो भौतिक कारक हो गए, आर्थिक या सामाजिक कारक। आर्थिक स्थिति, अब जो राष्ट्र आर्थिक रूप से संपन्न है वे अपने यहाँ अन्य उपजाऊ भूमि का उपजाऊ बना देते हैं। अब जैसे मान लीजिए आर्थिक कारक, अगर आपके पास आर्थिक स्थिति जो बात होती है, अगर आप विकसित हैं, आपके पास पैसा है, तो आप उस टेक्नोलॉजी के द्वारा अपनी बंजर भूमि को उपजाऊ बना सकते हैं और उसको कृषि कार्य में लगा सकते हैं। जब वो कृषि कार्य में आएगी तो देश की जो अर्थव्यवस्था होगी उसको सुधारने में और लोगों की जो हमारे जो जनता होगी उसके जीवन स्तर को सुधारने में क्या करेगी, सहायता करेगी। सामाजिक व्यवस्था, अब सामाजिक व्यवस्था वहाँ की कैसी है, वहाँ के समाज किस प्रकार का है, आदिवासी समाज है या विकसित समाज है या शिक्षित समाज है, तो जिस प्रकार का समाज होगा उसी प्रकार से वहाँ की भूमि का उपयोग अच्छे तरीके से किया जा सकता है। उसके बाद जनसंख्या, अगर जनसंख्या की अधिकता है तो भूमि की में जो संसाधन होंगे उनकी कमी हो जाएगी, और जो संसाधन होंगे भी उनका बहुत ही विवेकहीन रूप से इस्तेमाल किया जाएगा, बिना जरूरत के हिसाब से ज़्यादा इस्तेमाल उनका किया जाएगा। अब आता है परिवहन के साधनों का विकास, किस प्रकार से, अगर परिवहन के साधनों का विकास अच्छा होता है तो वहाँ पर संसाधनों की जो उपयोगिता होती है उसको अच्छा उपयोग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता बढ़ जाती है। भारत में भू उपयोग के प्रारूप किस प्रकार के हैं, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में अलग अलग प्रकार से, जैसे अगर हम बात कर लें पर्वतीय क्षेत्रों की तो वहाँ की खेती अलग प्रकार से होती है, मैदानी क्षेत्रों की अलग, पठारी क्षेत्रों की अलग। इस प्रकार से किस प्रकार से हमारे भारत में उपयोग किया जा रहा है कि वनों का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, कि पानी का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, कि प्रकृति को कैसे बचाना है, कि खनिजों का इस्तेमाल कैसे करना है, तो इन सभी के लिए अलग अलग नीतियाँ बनाकर सरकार भी इस चीज़ में सहायता करती है, जो इस तरीके से इसमें सहायता करने में जनता की और देश की सहायता करने में मदद होती है। जैसे अगर मान लीजिए कोई चीज़ है, जैसे वनों का अगर विनाश हो जाए तो वो हमारे लिए भी नुकसानदायक, तो सबके लिए नुकसानदायक होगा वो। तो इस तरीके से इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उनका जो उपयोग किया जाता है, वो सारी चीज़ें उसके उपयोग करने वाले जो प्रारूप होता है भूमि का उसमें आ जाता है। अगला है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण का उपाय। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण का उपाय यानी कि भूमि जिस प्रकार से हमारी मृदा अपरदन होता चला जा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा मिट्टी का हम लोग इस्तेमाल करते जा रहे हैं, उपजाऊ उसमें ख़त्म होते जा रहा है, तो जो शहरीकरण बढ़ रहा है, जो पॉल्यूशन हो रहा है, गंदा पानी रोड मिट्टी बजा रहा है, तो एसिड आ जाता है उसमें, तो ये सारी चीज़ें मिट्टी को क्या करती है, प्रभावित करती है, मिट्टी के उपयोग को प्रभावित करती है और हमारे जीवन को भी प्रभावित कर देते हैं। तो जितने ज़्यादा हम मिट्टी का संरक्षण करेंगे, भूमि का संरक्षण करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो फायदेमंद होगी। उसके बाद है मृदा संधारण। अब क्या होता है कि भूमि तो हमने देखा भूमि का, अब देखते हैं मृदा। मृदा में क्या होगा, जिस प्रकार की मिट्टी है हमारे पास, मिट्टी अलग अलग प्रकार की, जलोढ़ मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है या फिर काली मिट्टी है, तो उस मिट्टी में उसी प्रकार के हमें खेती कर सकते हैं, उसी प्रकार के हमें खनिज मिलते हैं, उसी प्रकार की उसमें मात्रा होती है। अब मृदा निर्माण को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। अब मृदा किस प्रकार से निर्माण करेगी, कौन सी मृदा वहाँ पर कैसे होगी, तो ये चीज़ें निर्भर करती हैं। सबसे पहले जलवायु, वहाँ की जलवायु कैसी है, अगर जलवायु यहाँ की जैसी होगी उसी प्रकार की वहाँ पर मिट्टी का निर्माण हो जाता है। उसके बाद मूल शैलों की प्रकृति किस प्रकार की है, मूल शैलों की प्रकृति जिस प्रकार की होगी उसी प्रकार की चीज़ें बनेंगी। जैसे अगर हम बात करते हैं ज्वालामुखी विस्फोट से बनी हुई, अगर हम दक्कन के पठारी की काली मिट्टी की बात करते हैं, सारा ज्वालामुखी लावा द्वारा बनी हुई है, तो अलग अलग है। भूमि की बनावट किस प्रकार की है, भूमि मतलब कैसी है, पहाड़ी है तो पहाड़ी के बाद जो फिर भूमि होगी समतल भूमि होगी, नदी द्वारा शेप ला करके मैदानी क्षेत्र बना दिया, पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी का कटाव होगा वहाँ से। वनस्पति का प्रकार किस प्रकार का, जैसे वहाँ पर वनस्पति होगी उसी प्रकार की मिट्टी में ह्यूमस की भी मात्रा पाई जाएगी, जिस प्रकार का ह्यूमस होगा उस प्रकार की चीज़ें उसमें गुणवत्ता आएगी मिट्टी में।
तो जिस प्रकार से चीज़ें हैं, प्रकृति की बनावट की वनस्पति किस प्रकार की है वहाँ पर, वही मिट्टी की चीज़ों को प्रभावित कर देती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम बात कर लें मिट्टी की वर्गीकरण किस प्रकार से, पर्वतीय मिट्टी की अगर हम बात करते हैं, भारत में पर्वतीय जो मिट्टी है वो हमारे जो पूरा पर्वत है, हिमालय पर्वत यानी कि जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है, अरुणाचल प्रदेश से चलता है, पूरे क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टी ही पाई जाती है। और उसमें हम लोग बात कर लें कि इसमें गेहूं और चावल आदि की अच्छी खेती हो जाती है, सिंचाई सुविधा इस मिट्टी में मिल जाती है। उसके बाद आती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी यानी कि नदी द्वारा अपक्षेपों द्वारा बहाकर लाई गई, जो मैदानी क्षेत्रों में नदी जो अपने अपक्षेप छोड़ती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। हमारे जो पंजाब आधा पंजाब का क्षेत्र है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का है, बिहार है, बंगाल है, असम है, तो इस क्षेत्र की जो मिट्टी है ये किससे बनी हुई है, ये सब जलोढ़ मिट्टी। इसमें सबसे 40% के ऊपर ये मिट्टी मानी जाती है, सबसे अच्छे प्रकार की मिट्टी होती है, इसी में सबसे ज़्यादा खेती की जा, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली खेती इसमें कर सकते हैं। अगर मरुस्थलीय मिट्टी की बात करें तो भारत में मरुस्थलीय के बाद आपका मरुस्थल राजस्थान अरावली पर्वत के पीछे, तो वहाँ की जो मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी, वहाँ पर कटीली पेड़ पौधे, वहाँ पर वनस्पति ज़्यादा मिलती है। काली मिट्टी की बात करते हैं, दक्कन का पठार, वहाँ मध्य भूमि जो है दक्कन के पठार के बाद जब हम लोग करते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना के क्षेत्र में जो दक्कन का पठार है, पूरा ये पठार ज्वालामुखी उद्गार के लावा से बना हुआ है, तो वो वहाँ पर काली मिट्टी मिलती है, जो कि कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। लाल या पीली मिट्टी ये गर्मी के दिनों में छिद्रों वाली मिट्टी में लोहे की जंग उतर आता है, यानी कि जंग की तरह होती है, लाल और पीली मिट्टी होती है, और ये लगभग तमिलनाडु के क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद आती है लेटराइट मिट्टी। ये हल्के लाल और पीले कलर की होती है, जो इसमें मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का अभाव रहता है, और पेड़ पौधे बेसिकली इसमें पेड़ पौधे ज़्यादा अच्छे प्रकार के मिल सकते हैं। उसके बाद वन मृदा है, यानी कि जो वनों में पाई जाती है, जो वनों की मृदा होती है वही वन मृदा कहलाती है। भारतीय मिट्टी के गुण, भारत में सभी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसी वजह से भारत में हर प्रकार की जो खेती हम लोग कर सकते हैं। जब हम अलग अलग प्रकार की खेती कर सकते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कृषि जो हमें जो फसली चीज़ें हैं वो बाहर से मंगानी नहीं पड़ती, आयात नहीं करनी पड़ती, भारत में ही उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये सारी भारतीय मिट्टी की गुणवत्ता पाए जाते हैं, खनिज मिल जाते हैं हमको बहुत सारे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा पूरा इसी मिट्टी के मृदा संसाधन के ऊपर ही है, वन्य जीव, उसमें हम लोग देखेंगे। आगे फिर कभी मैप का करेंगे तो उसमें पूरी मिट्टी वाला देखेंगे। उसके बाद मृदा संरक्षण और मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव होना, यानी कि कहीं ऊंचाई से ढाल की तरफ मिट्टी का कट के जाना, और उसको मृदा अपरदन कहा जाता है। और मिट्टी को बचाने का तरीका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएँ, पहाड़ी क्षेत्रों पर सीढ़ीनुमा खेती की जाए, जिससे क्या हो मिट्टी का कटाव होने से बच जाए। जब मिट्टी का कटाव होने से बचेगा, जो उपयोगी उपजाऊ मिट्टी है उस जगह पर बनी रहेगी, वहाँ मिट्टी की उपजाऊपन खत्म नहीं होगा। ठीक, तो ये यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नॉर्मली था, ज़्यादा नहीं था। एक मैप का कार्य रह गया है, वो नेक्स्ट वीडियो में कभी मैपिंग जब करेंगे तो उसको करते हैं।